मैं जब 17 साल की थी, तभी मुझे अपने मोहल्ले में रहने आए सचिन से प्यार हो गया था। सचिन और मैं एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे जीजू की नीयत मुझ पर ठीक नहीं थी। दीदी के मरने के बाद जीजू अपने मकसद में कामयाब हो गया और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि जीजू ने मेरे साथ मैं घर में दाखिल हुई और माँ से कहने लगी, मुझे अभी नया मोबाइल लेकर दो। मेरी बात सुनकर माँ का चेहरा चिंता से मुरझा गया, जबकि मेरी इस नई फरमाइश पर माँ के साथ साथ मेरी दो बड़ी बहनें भी हैरान रह गई। घर में खाने पीने का ठिकाना नहीं था और मेरी फरमाइशें कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मैं ऐसी ही थी, बहुत जिद्दी और किसी की भी बात न मानने वाली। मेरी जिद पर दूसरी नंबर वाली बहन रैना ने मुझे बुरा सा मुंह बनाकर देखा। मेरी जिद पर दूसरी नंबर वाली बहन रैना ने बुरा सा मुंह बना लिया, क्योंकि वह जानती थी कि जब मैं माँ से कोई चीज़ मांग लेती हूँ तो पीछे हटने का नाम नहीं लेती। जबकि तीसरी नंबर वाली बहन सीमा मुझसे कहने लगी, मैं अगले महीने तुम्हें नया मोबाइल दिला दूंगी, और वह जो भी कहती थी उसे पूरा करके दिखाती थी। हमारे घर में सीमा दीदी ही अकेली कमाने वाली थी। वह बहुत अच्छी थी और सबका बहुत ध्यान रखती थी। उनकी बात सुनकर मैं संतुष्ट होकर छत पर चली गई। मुझे इस बात की खुशी थी कि कुछ दिनों बाद मेरे हाथ में भी एक नया स्मार्टफोन होगा। फिर कुछ ही दिन बीते थे कि सीमा दीदी ने मुझे एक नया और आधुनिक स्मार्टफोन लाकर दे दिया। मैं बेहद खुश होकर उनके गले लग गई और कहने लगी, थैंक यू सो मच सीमा दी, आपके जैसा कोई नहीं है। मेरी बात सुनकर रैना दीदी ने फिर से बुरा सा मुंह बना लिया, जबकि सीमा दीदी मुस्कुराने लगी और बोली, अच्छा, ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यह मोबाइल ना लाकर देती तो तुम माँ की नाक में दम कर देती। उनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे यूँ खुश देखकर माँ भी खुश हो गई। मैं अपने घर की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी थी। हम 4 बहनें थीं। घर में सबसे छोटी और माँ की लाडली मैं ही थी। मेरी तीनों बहनें साधारण रूप रंग की थी, मगर भगवान ने मुझे खूबसूरती की दौलत से नवाजा था। मुझे अपने रूप पर बहुत घमंड था, या शायद मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी सुंदरता से किसी को भी दीवाना बना सकती हूँ और जो चाहूँ वह आसानी से पा सकती हूँ। मेरी इस सोच पर माँ हमेशा खरी उतरी थी। माँ ने मुझे हर वह चीज़ लाकर दी थी जो मुझे पसंद थी। मैं घर की सबसे छोटी थी, लेकिन मेरे आगे सब ऐसे झुकते थे जैसे मैं ही घर की मुखिया हूँ। गरीबी की मार झेलने के बावजूद मेरी माँ और बहनें मेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती थी। मैं भी उनकी इस मोहब्बत का फ़ायदा उठाती और बेवजह जिद करके अपनी इच्छा पूरी करवाती। मेरी उम्र अभी 16 साल ही हुई थी, लेकिन अपनी अदाओं और पहनावे से मैं अपनी बड़ी बहनों को भी मात दे देती थी। हमारे घर में हम 5 औरतें ही थीं। पिताजी का 8 साल पहले निधन हो चुका था और उनके जाने के बाद माँ ही हमारा सहारा बनी थी। हमारे समाज की सबसे बुरी बात यही है कि वह अकेली औरतों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, और जब हम उनकी बातों में नहीं आते तो हमें बदनाम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। हमारे साथ भी यही हो रहा था। लोग हमारे अकेले होने का फ़ायदा उठाना चाहते थे। माँ ने अपनी 4 जवान होती बेटियों को अकेले पाला पोसा था। बड़ी बहन सिया दीदी के लिए अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे, मगर जब भी कोई उन्हें देखने आता, वापस जाने के बाद दोबारा लौट कर नहीं आता। माँ इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगी थी। फिर एक दिन यह राज खुल गया कि हमारे मोहल्ले के ही कुछ लोग रिश्ता देखने आने वालों को बहका देते थे, ताकि वे हमारे घर की ओर दोबारा रुख न करें। सिया दीदी की उम्र तेजी से बढ़ रही थी, तभी उनके लिए अनिल जीजू का रिश्ता आया। अनिल जीजू की अपनी जनरल स्टोर थी और खुद का घर भी था। वे देखने में भी अच्छे थे, इसलिए माँ ने ज़्यादा छानबीन नहीं की और तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। माँ ने सिया दीदी को जल्द ही उनके पति के साथ विदा कर दिया। शादी के बाद जब भी सिया दीदी अपने पति के साथ हमारे घर आती तो अनिल जीजू मुझे अजीब नज़रों से देखते। उनकी नज़रें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, बल्कि उनसे मुझे अजीब सी घबराहट होती थी। सिया दीदी की शादी के समय मेरी उम्र 14-15 साल की थी, लेकिन अनिल जीजू कभी मेरा हाथ पकड़कर
अपने पास बैठने को कहते तो कभी यह कहते कि तुम बहुत खूबसूरत हो काजल, काश तुम मुझे पहले मिल जाती। शुरुआत में तो मैं उनकी इन बातों को अपनी नादानी में समझ ही नहीं पाई कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। पहले तो मुझे उनकी बातें सुनकर खुशी होती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि उनकी नीयत मेरे लिए ठीक नहीं है। वह हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ लाते रहते थे, कभी चूड़ियाँ तो कभी मिठाइयाँ। मेरी माँ और बहनें खुशी खुशी उनके लाए हुए तोहफे को देखती रहती, मगर मुझे पता था कि वह किस नीयत से मेरे लिए ये तोहफे लाते थे। उनकी गंदी नज़रें मुझ पर हमेशा जमी रहती, जिससे मुझे अपने शरीर पर चींटियां रेंगती हुई महसूस होती थी। सिया दीदी के घर पहला बच्चा हुआ था। दीदी अपने बच्चे को लेकर हमारे घर आई थी। मैंने अपने भांजे को खूब प्यार किया और फिर वहां से निकलकर आंगन में आ गई, लेकिन वही अनिल जीजू पहले से मौजूद थे। उन्हें देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। मैं उन्हें नज़रअंदाज करके जाने लगी। तभी वे मेरे रास्ते में आ गए और बोले, काजल, क्या हुआ? तुम इतनी बदल क्यों गई हो? कहाँ जा रही हो? मुझसे भी तो मिल लो, मेरा भी हालचाल पूछ लो कि मैं कैसा हूँ। उनकी इस बात पर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले भी वे कई बार मुझसे इसी तरह की बात कर चुके थे, और अब तक तो शायद मुझे उनके इस घटिया लहजे की आदत पड़ जानी चाहिए थी। मगर इस बार मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, मैं आपको और आपकी नीयत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप मेरी बहन के पति हैं, इसलिए आपकी इज्जत कर रही हूँ, वरना मैं आप जैसे आदमी के मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती। मेरी इतनी बेइज्जती करने के बावजूद भी अनिल जीजू ढीठ होकर हंस रहे थे और बोले, अरे मेरी प्यारी काजल, मुझसे नाराज हो गई? मुझे तुम्हारी याद आती है, इसलिए तुमसे मिलने चला आता हूँ। उनकी यह बात सुनकर मैं भीतर तक सुलग उठी थी। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि मैं कभी उनके सामने नहीं जाऊंगी। जब भी वे हमारे घर आते, मैं किसी न किसी बहाने से न उनकी नज़रों से ओझल हो जाती थी। मेरी सिया दीदी की शादी को अभी 3 ही साल हुए थे और वे 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इन 2 बच्चों के जन्म ने ही उन्हें बुरी तरह से कमज़ोर कर दिया था। डॉक्टर ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वे अब और बच्चा ना करें, क्योंकि उनका शरीर अब और गर्भधारण सहन करने की क्षमता नहीं रखता। मगर मेरे जीजू, जो दिखने में तो ठीक ठाक थे, मगर दिमाग से बेहद जड़ और अनपढ़ थे, उन्होंने डॉक्टर की बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। वे सिया दीदी पर तीसरी बार माँ बनने का दबाव डालने लगे। उनका कहना था कि घर बच्चों से भरा हुआ ही अच्छा लगता है। अब दीदी तीसरी बार गर्भवती थी, लेकिन इस बार उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वे दिन रात मुरझाई हुई सी रहती थी। उनकी शक्ल देखकर ही समझ आ जाता था कि वे बहुत बीमार है। मेरी दूसरी बहन रैना दीदी, जो देखने में ठीक ठाक थी, उनके लिए कई रिश्ते आए थे, मगर हर कोई उनकी उम्र का बहाना बनाकर शादी से इनकार कर देता था। अगर कोई उन्हें पसंद भी कर लेता तो बहुत ज़्यादा दहेज की मांग करता। हमारी माँ की हालत ऐसी नहीं थी कि वह किसी को दहेज दे पाती। रैना दीदी अपनी तकदीर से परेशान हो चुकी थी। वे हर वक्त खुद को और अपनी किस्मत को कोसती रहती। उन्हें लगता कि वे इस मनहूस घर में क्यों पैदा हुई, जहाँ ना तो सुकून था और ना ही उन्हें ऐसी खूबसूरती मिली थी जिससे वे अपनी तकदीर खुद बना पाती। मेरी तीसरी बहन सीमा दीदी ने बीए कर रखा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें पास के एक कॉलेज में नौकरी मिल गई थी। उनकी कमाई से इतना पैसा नहीं आता था कि हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सके, मगर हमारा गुजारा ठीक से हो रहा था। सीमा दीदी की नौकरी की वजह से अच्छे घरों से उनके लिए रिश्ते आ रहे थे, मगर मेरी माँ दीदी की शादी जल्दी करने के पक्ष में नहीं थी। जब भी सीमा दीदी के लिए कोई रिश्ता आता, माँ यह कहकर इनकार कर देती कि पहले बड़ी बेटी की शादी करनी होगी, उसके बाद ही छोटी की शादी सोची जाएगी। मगर सच्चाई यह थी कि माँ को सीमा दीदी की नौकरी का लालच था। अगर दीदी की शादी हो जाती तो घर की आर्थिक स्थिति फिर से खराब हो सकती थी, इसलिए माँ नहीं चाहती थी कि उनकी शादी इतनी जल्दी हो। सीमा दीदी के मामले में माँ स्वार्थी बन चुकी थी। मैं अब पूरी 17 साल की हो चुकी थी। इसी दौरान हमारे पड़ोस में सचिन रहने आया। सचिन का परिवार एक छोटे गांव से आया था। सचिन देखने में बहुत अच्छा था
और शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। मैं बहुत शरारती थी। मुझे दूसरों को सताने में मजा आता था। जब मैं सचिन को अपने कॉलेज के पास देखती तो उसकी हंसी उड़ाया करती थी। मेरी सहेलियां भी मेरे साथ मिलकर उसका मजाक बनाती थी। मगर सचिन एक बहुत ही सीधा साधा और शरीफ लड़का था। जब हम हंसते तो वह अपने आसपास देखने लगता और फिर शर्मिंदा होकर चुपचाप खड़ा रहता। मुझे उसे सताने में बहुत मजा आता था, इसलिए मैं हर रोज उसे किसी न किसी बहाने परेशान करती थी। मगर मेरी बढ़ती हुई शरारतों को सचिन ने किसी और ही नज़र से देखना शुरू कर दिया था। अब वह मेरे सताने पर शर्मिंदा नहीं होता था, बल्कि हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे देखता रहता था। उसके यूं मुस्कुराने पर मैं हैरान रह जाती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से अकेली घर लौट रही थी, सचिन ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं उसके इस अचानक आए व्यवहार से घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं वहां से निकलना चाहती थी, मगर तभी उसने मुझसे कहा कि वह मुझे पसंद करता है। मैं सचिन की यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। गुस्से में मैंने उससे बदतमीजी से कहा, तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे की? मेरी बात सुनकर भी सचिन सिर्फ मुस्कुराता रहा। फिर उसने जो कहा वह मेरे लिए बहुत अनोखा था। उसने कहा, किसी को पसंद करना कोई बुरी बात तो नहीं है, और मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करता हूँ। सचिन की यह बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं अपना तेजी से धड़कता हुआ दिल लेकर घर आ गई थी। सचिन के शब्दों ने मेरे कदम जैसे पकड़ लिए थे। मैं बहुत सोचने के बाद रात को छत पर चली गई। वहां जाकर जैसे ही मैंने इधर उधर देखा, मुझे सचिन दिखाई दिया। मुझे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह मुस्कुराते हुए बोला, काजल, तुमने यहाँ आकर यह साबित कर दिया कि तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो। सचिन की बातों में ना जाने कैसा जादू था कि मैं उसकी बातों को नकार नहीं सकी। उसी रात उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया था। अब हम दोनों घंटों फोन पर बातें करते थे। मैं कॉलेज से कभी कभी छुट्टी लेकर उससे मिलने चली जाती। वह मुझे घुमाने ले जाता, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता, और मैं उसके साथ बहुत खुश रहती। एक दिन मैं सचिन के साथ उसकी बाइक पर बैठकर एक होटल गई। हम दोनों ने वहाँ बहुत खूबसूरत वक्त बिताया। सचिन ने हमेशा की तरह सिर्फ मेरी पसंद का खाना ऑर्डर किया था। मैं जो बचपन से सिर्फ सूखी दाल रोटी खाकर बड़ी हुई थी, ये सब चीज़ें मेरे लिए किसी भगवान की देन जैसी लगती थी। मेरे दिल में सचिन के लिए दिन ब दिन जगह बनती जा रही थी, और सचिन भी मेरे लिए बहुत गंभीर था। वह जल्द से जल्द मुझसे शादी करना चाहता था, मगर मैं जानती थी कि माँ इतनी जल्दी मेरी शादी के लिए राजी नहीं होगी। इसलिए मैंने उससे इंतजार करने के लिए कहा, और वह मान गया था। हम दोनों होटल से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक मैं किसी से बुरी तरह से टकरा गई। गुस्से में मैंने उस शख्स की ओर देखा, मगर जैसे ही उसकी शक्ल देखी, मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। मेरे सामने रीना दीदी खड़ी थी। रीना दीदी भी मुझे देखकर हड़बड़ा गई थी, और कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। मैं थोड़ा घबरा गई और जमीन की ओर देखने लगी, मगर मेरी दीदी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उनके पीछे एक आदमी खड़ा था, जो शायद दीदी के साथ ही था। वह भी चुपचाप वहां से निकल गया। मैं जब रात में छत पर खड़ी सचिन से बातें कर रही थी, तभी रीना दीदी मेरे पास आई। उन्होंने पहले मुझे देखा, फिर सचिन की ओर देखा। सचिन ने जैसे ही दीदी को देखा, वह तुरंत वहां से चला गया। मैं घबरा गई थी। मुझे लगा कि दीदी अब माँ से मेरी शिकायत करेगी या घर में बवाल खड़ा हो जाएगा, लेकिन उनकी अगली बात सुनकर मैं हैरान रह गई। घबराओ मत, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी, दीदी ने धीरे से कहा। उनकी यह बात सुनकर मैं चौंक गई। रीना दीदी तो हमेशा से मेरे मामलों में टांग अड़ाया करती थी, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि वह मेरी इतनी बड़ी गलती को छिपा रही थी। मुझे उन पर शक हुआ। मैंने तुरंत उनसे पूछ लिया, दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हैं, और आज होटल में आपके साथ वह आदमी कौन था? मेरी बात सुनकर दीदी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करती हूँ जो पहले से ही शादीशुदा है, और मैं अपनी मोहब्बत में इतनी दूर निकल चुकी हूँ कि अब हर हद पार हो चुकी है। ये कहकर दीदी फूट फूट कर रोने लगी। उनकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई। मुझे उनकी बात
पूरी तरह समझ तो नहीं आई थी, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई थी कि दीदी किसी बहुत बड़े गलत फैसले में फंस चुकी है। मैंने दीदी का हाथ कसकर पकड़ लिया और वादा किया, दीदी मैं आपके इस राज को अपना राज बना लूंगी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं और सचिन अपने सपनों की दुनिया में बसा रहे थे। वह मुझसे देर रात तक बातें करता रहता था। हम दोनों जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे। मैंने भी सचिन से वादा किया था कि मैं उससे अलग किसी और से शादी नहीं करूंगी, लेकिन मेरी तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात अचानक हमारे घर पर कयामत टूट पड़ी। मेरी शुया दीदी, जिनके डिलीवरी के दिन करीब आ चुके थे, जबरदस्त लेबर पेन में थी, लेकिन मेरे निर्दयी जीजू ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और खुद दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकल गए। दीदी उस रात घर पर अकेली थी और उसी रात उन्होंने दम तोड़ दिया। दीदी और उनका आजन्मा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो चुके थे। घर में कोहराम मच गया था। दीदी के दोनों छोटे बच्चे अनाथ हो चुके थे, लेकिन जीजू को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने जीजू को देखा तो ऐसा लगा जैसे वह इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक नकली आंसू भी बहाया, लेकिन माँ का मानना था कि जीजू को गहरा मानसिक सदमा लगा है, इसलिए वह चुप है। मुझे पता था यह झूठ है। सच तो यह था कि जीजू अंदर से बहुत खुश थे। उन्हें किसी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी और दीदी खुद ही इस दुनिया से चली गई। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मेरी दीदी के दोनों रोते बिलखते बच्चे अब मेरे ही सहारे थे। माँ अपनी जवान बेटी के इस तरह चले जाने के गम में एक कोने में गुमसुम बैठी रहती। रीना दीदी के अपने दुख कम नहीं थे, इसलिए वह भी सबसे कटी कटी सी रहती। सीमा दीदी, जो हमारी रोजी रोटी के लिए नौकरी कर रही थी, सुबह घर से निकलती और रात को देर से लौटती। घर में सिर्फ मैं ही बची थी जो फालतू बैठी थी। अब ना मेरा कॉलेज में मन लगता था, ना ही सचिन से बात करने का दिल करता था। बस उन मासूम बच्चों को रोते देख मेरी आंखों से भी आंसू निकल आते। मुझे अपनी सिया दीदी की याद आती। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अनिल जीजू की लापरवाही ने मेरी दीदी को मुझसे छीन लिया था। अभी सिया दीदी के जाने का गम थोड़ा कम भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर हम सब पर कयामत टूट पड़ी। एक दिन अचानक ही रीना दीदी के पेट में तेज दर्द उठा। दर्द इतना ज्यादा था कि वह चीखने लगी, लेकिन फिर अचानक उनकी चीखें बंद हो गई और वह हमेशा के लिए खामोश हो गई। रीना दीदी हमें छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन इस बार माँ की आंखों में रीना दीदी के जाने का दुख नहीं था। माँ, जो अपनी दूसरी बेटी को खो चुकी थी, ना आंसू बहा रही थी, ना ही विलाप कर रही थी, बल्कि वह अपना सिर पकड़कर चुपचाप बैठी थी। मैं और सीमा दीदी दोनों हैरानी से माँ को देख रहे थे, जिनकी आंखें पत्थर जैसी जमी हुई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी दोनों बहनें इस घर से, इस दुनिया से चली गई हैं। मैं सीमा दीदी के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोती और कहती, हमारे घर में ये क्या हो गया है? सीमा दीदी, हमारी खुशियाँ पहले ही कितनी कम थी, जो अब इतने बड़े हादसे हो गए। क्या भगवान को हम पर जरा भी तरस नहीं आता? मेरी बात सुनकर सीमा दीदी मुझसे नजरें चुरा लेती। ना जाने क्यों मुझे लगने लगा कि माँ और सीमा दीदी मुझसे कुछ छिपा रही हैं। मैं सीमा दीदी को अपनी कसम देकर पूछती, क्या बात है दीदी, आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं ना? मेरी बात सुनकर सीमा दीदी घबरा जाती और कहती, ऐसी कोई बात नहीं है काजल। मुझे उनकी बात पर यकीन आ जाता, क्योंकि मैं जानती थी कि सीमा दीदी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती थी। फिर एक दिन अचानक मुझ पर यह राज खुला कि रीना दीदी की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उन्होंने गर्भपात की दवा खाई थी, जो उनकी जान लेने की वजह बनी। मैं जानती थी कि दीदी किसी से प्यार करती थी, लेकिन इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि अपने प्यार में वह इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। वह किसी के नाजायज बच्चे की माँ बनने जा रही थी। मुझे रीना दीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने माँ या सीमा दीदी को कुछ भी नहीं बताया। माँ दीदी के जाने के बाद भी लोगों को उनकी मौत की असली वजह नहीं बताती थी, मगर हमारे पड़ोसियों को घर वालों से ज्यादा खबर थी कि हमारे घर में क्या हुआ था और रीना दीदी की अचानक मौत की असली वजह क्या थी। हमारी मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। माँ अब अक्सर बीमार रहने लगी थी। एक दिन अचानक अनिल जीजू हमारे घर आ गए और उनके आते ही ऐसा लगा जैसे हमारे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उन्होंने मुझ पर बेहद
घिनौने इल्जाम लगाए और माँ के सामने मेरे और सचिन के रिश्ते की सच्चाई खोलकर रख दी। ना जाने कैसे उन्हें मेरे और सचिन के बारे में पता चल गया था। अब वह माँ पर दबाव डाल रहे थे कि वह मेरी शादी उनसे करवा दे, वरना वह हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर माँ ने उनकी बात नहीं मानी तो वह हमें इस तरह बदनाम करेंगे कि हमें दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। जीजू ने माँ से यह भी कहा था कि वह रीना दीदी की मौत की पूरी सच्चाई जानते हैं। अगर माँ ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो वह यह सच सबके सामने उजागर कर देंगे। फिर यह सच्चाई जानकर ना तो सीमा दीदी की शादी हो पाएगी और ना ही मेरी। अनिल जीजू की धमकी से मैं जरा भी नहीं डरी थी। मैंने बिना झिझक उनके सामने कह दिया था कि वह जो करना चाहते हैं करे, लेकिन मैं उनके आगे कभी नहीं झुकूंगी और ना ही उनसे शादी करूंगी। मुझे इस तरह जीजू के सामने बोलते देख माँ मुझ पर ही भड़क गई और जबरदस्ती मुझे चुप करा दिया। लेकिन मेरी चीखों का जीजू पर कोई असर नहीं हुआ। वह बड़ी नीचता से हंस रहे थे और माँ से कह रहे थे कि मेरी बात पर अच्छी तरह विचार कर लेना। जीजू की धमकी से माँ घबरा गई और तभी उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं अपने जीजू से शादी कर लूं। मुझे काफी देर तक यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी माँ मुझे उस जालिम इंसान से शादी करने के लिए कह रही थी जिसने मेरी दीदी की जान ली थी। माँ की यह बात सुनकर मैंने बहुत विरोध किया, खूब रोई चिल्लाई, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी। उल्टा उन्होंने मुझसे कह दिया, अगर तूने अनिल से शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। अगर तू अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती है तो चुपचाप अनिल से शादी कर ले। माँ की इस धमकी से मैं बहुत डर गई थी। पहले ही मैं अपने पिताजी और अपनी दो बहनों को खो चुकी थी। अब माँ को खोने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जब यह बात दीदी सीमा को पता चली तो उन्होंने भी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि वे मेरे साथ ऐसा अन्याय न करे, लेकिन माँ नहीं मानी। इस बार वे घर में और कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे मजबूरी में अनिल जीजू से शादी करनी पड़ी और उस दिन जीजू अपने मकसद में कामयाब हो गए। फेरे होने के बाद मेरी विदाई हुई और मैं अनिल के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ना जाने कितने दिनों से घर की सफाई तक नहीं हुई थी। उसने आते ही मुझसे घर के सारे काम करवाए। मैं आंसू पीते हुए उसके हर आदेश का पालन करती रही, बस उसके गुस्से और जुल्म से बचने के लिए। रात को जब मैं बच्चों को सुलाकर अपने कमरे में गई तो देखा कि अनिल मेरा इंतजार कर रहा था। उसे इस तरह जागते हुए देखकर मेरी रूह कांप गई। ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आने वाली हो। तभी वह मेरे पास आया, मेरा हाथ जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोला, अब बताओ, क्या तुम मुझे रोक सकती हो? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनिल ने मेरी एक न सुनी। वह ना जाने कब से मुझे हासिल करना चाहता था और किस्मत ने उसे यह मौका भी दे दिया था। मैं सिर्फ 17 साल की थी और उस एक रात ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। कभी मैं अपनी माँ को दोष देती तो कभी अपनी किस्मत को, जिसने मुझे इस दिन को देखने पर मजबूर कर दिया। अनिल मेरी सोच से भी ज्यादा बुरा इंसान था। वह ना तो कभी मेरी दीदी का हो सका और ना ही कभी अपने बच्चों का। अनिल ना सिर्फ मुझ पर जुल्म करता था बल्कि अपने मासूम बच्चों पर भी गालियों की बौछार करता था। जब बच्चों को भूख लगती और वे रोने लगते तो वह उन्हें बुरी तरह से डांटता और कभी कभी मुझसे कहता, इन मुहांसों को चुप करवाओ वरना जान से मार दूंगा। अनिल जैसे आदमी का कोई भरोसा नहीं था। वह अपनी आराम तलबी के लिए अपने ही बच्चों की जान भी ले सकता था। उसके डर से मैं बच्चों को चुप कराने की कोशिश करती। बच्चे भी अपने पिता से डरकर मुझसे आकर लिपट जाते थे और मैं उनकी खातिर खुद को संभाल लेती थी। तब मुझे लगता था कि मेरा दुख इन मासूम बच्चों के सामने कुछ भी नहीं है। समय थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन मेरी जिंदगी और भी ज्यादा अंधेरे में डूबती जा रही थी। मैं अपनी जिंदगी से इतनी ज्यादा तंग आ चुकी थी कि कभी कभी दिल करता कि खुद को खत्म कर लूं या फिर कहीं बहुत दूर भाग जाऊं, जहां इस जालिम इंसान की परछाई तक ना पड़े, जिसकी शक्ल देखना भी मुझे गवारा नहीं था। कभी कभी मुझे सचिन की भी बहुत याद आती थी, जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल गुजारे थे। मैं सचिन को याद करके रात भर रोती थी और भगवान से शिकायत करती थी कि उसने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। एक रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी
अजीब सी बेचैनी पूरे शरीर पर छाई हुई थी। तभी मेरा पति अनिल मेरे पास आया और मेरे करीब होने लगा। मैंने उससे कहा भी कि मैं आज बीमार हूँ, मगर उसे किसी की बीमारी की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपनी हवस की प्यास बुझाने की फिक्र थी। मैं जानती थी कि ऐसे जंगली इंसान को इनकार करने का मतलब अपनी मौत को बुलावा देना था। इसलिए मैंने चुपचाप उसकी बात मान ली। लेकिन जब भी वह मेरे करीब आता, मेरा मन करता कि जहर पीकर अपनी जान दे दूं, या फिर इस आदमी को ऐसा सबक सिखाऊं कि वह जिंदगी भर याद रखे। इसलिए अगली सुबह मैंने एक फैसला कर लिया। अब मुझे इस जाहिल इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं बितानी है। अनिल किसी काम से बाहर गया हुआ था। मौका सही था। मैंने उसके बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके घर से हमेशा के लिए निकल गई। मेरी मंजिल सचिन का घर था। मैं जानती थी कि मेरी जुदाई का सचिन को बहुत बड़ा सदमा लगा था। वह कई दिनों तक बीमार भी रहा था। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैं उससे साफ साफ कह दूंगी कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। और मुझे पूरा यकीन था कि सचिन मेरे प्यार को ठुकराएगा नहीं, बल्कि मुझे दोबारा अपने जीवन में आने का मौका देगा। मैं खुशी खुशी सचिन के घर आई थी, मगर उसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। यह देखकर मैं घबरा गई। तभी मैंने सचिन के पड़ोस में रहने वाली एक औरत से पूछा, सचिन के घर पर ताला क्यों लगा है? सचिन कहाँ गया? मेरी बात सुनकर वह औरत कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर बोली, सचिन और उसका परिवार एक हफ्ते पहले ही यह मोहल्ला छोड़कर चले गए हैं। कहाँ गए हैं यह किसी को नहीं पता। उस औरत की यह बात सुनकर जैसे मेरे शरीर से जान ही निकल गई। मैं जिस रास्ते पर उम्मीद के साथ आई थी, उसी रास्ते पर खाली दिल और भारी कदमों से लौट गई। मेरी आंखों से आंसू टपककर गालों पर गिर रहे थे। मैं समझ गई थी कि सचिन मुझे ही इस सबका गुनहगार मान रहा होगा। इसलिए वह बिना कुछ कहे हमेशा के लिए यहाँ से चला गया था। हार कर मैं दोबारा अनिल के घर लौट आई। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, मैंने देखा कि दोनों बच्चे भूख के कारण जोर जोर से रो रहे थे। उन्हें रोता देख मेरा दिल तड़प उठा। मैं तुरंत उनके पास गई, उन्हें सीने से लगा लिया, फिर जल्दी से दूध गर्म किया और उन्हें पिलाया। जब वे सो गए तो मैं अकेले छत पर जाकर बैठ गई। मुझे सचिन की बहुत याद आ रही थी। जी चाहता था कि सब कुछ तबाह हो जाए और सबसे पहले मैं ही खत्म हो जाऊं। जो मैं बचपन से जिद्दी थी, अपनी हर बात मनवाने के लिए जिद किया करती थी, जिंदगी ने मुझे एक ऐसी दौड़ में डाल दिया था जहां मेरी हर उम्मीद, हर ख्वाहिश मुझसे मीलों दूर जा चुकी थी। एक दिन सीमा दीदी मेरे घर आई थी। वह सीमा दीदी जो हमारे घर की सबसे समझदार और होनहार बेटी थी, जो दिन रात मेहनत करके सिर्फ हमारा पेट पालने के लिए जगह जगह धक्के खाती रही। उनके धैर्य और मेहनत का उन्हें बहुत खूबसूरत इनाम मिला था। सीमा दीदी की समझदारी और सुलझे हुए स्वभाव को देखकर एडवोकेट विजय ने उनके लिए रिश्ता भेजा था। माँ तो सीमा दीदी की किस्मत पर बस रस के ही करती रह गई। उन्होंने बिना कोई देरी किए दीदी को विदा कर दिया और अब सीमा दीदी अपने पति के साथ एक खूबसूरत जीवन जी रही थी। सीमा दीदी की तकदीर देखकर मैं हैरान रह गई। एक बार फिर मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आया, जिनकी वजह से मैं अनिल जैसे इंसान की कैद में फंस गई थी। माँ से नाराजगी के कारण मैंने मायके जाना भी छोड़ दिया था और माँ ने भी मुझे कभी बुलाने की जरूरत नहीं समझी। यही वजह थी कि जब मुझे दीदी की शादी के बारे में पता चला तो मैं चौंक गई थी। जब सीमा दीदी ने मेरी हालत देखी तो वह बहुत देर तक बस मुझे हैरानी से देखती रही। मैं जो अपनी बहनों से सबसे सुंदर मानी जाती थी, अब कोई भी मुझे देखकर ये नहीं कह सकता था कि मैं वही काजल हूँ। मेरी आंखें अंदर धक चुकी थी, गोरी रंगत अजीब सी हो गई थी और मेरा चेहरा पूरी तरह से मुरझा चुका था। मुझे देखकर सीमा दीदी बहुत देर तक रोती रही। फिर जब उनके आंसू सूख गए तो उन्होंने कहा, तुम इस जालिम इंसान से छुटकारा पा लो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। उनकी बात सुनकर मैं बहुत देर तक चुपचाप उन्हें देखती रही। सच में मैं भी अनिल जैसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी। मैं अपनी जिंदगी पर सोचने लगी, क्या मेरी जिंदगी इतनी बेकार हो गई थी कि इससे समझौता किया जाए? अगर मैं समझौता नहीं करती तो उन मासूम बच्चों का क्या होता जो पहले ही अपनी माँ को खो चुके थे। अब शायद उनमें अपनी दूसरी माँ को खोने की हिम्मत नहीं बची थी। हाँ, मैं पहले बहुत खुदगर्ज और स्वार्थी थी, लेकिन जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। अब मुझे अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर उन बच्चों के लिए सोचना था
जिनकी पूरी दुनिया सिर्फ मुझ में बसती थी। यही सोचकर दीदी की बात पर मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने अपनी आंखों में आए आंसुओं को बेरहमी से पोंछा और दीदी से कहा, मुझे उस व्यक्ति से आज़ादी नहीं चाहिए सीमा दीदी। मैं यहाँ गुजारा कर लूँगी, लेकिन अगर मैं खुदगर्ज बन गई तो उन बच्चों का क्या होगा जो मुझे देखकर फिर से जीने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं अनिल से बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन इन बच्चों को मैं उसके भरोसे नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वह फिर से शादी कर लेगा, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा। एक बार पहले ही उनकी माँ उनसे छिन चुकी है। मैं दोबारा उन्हें उनकी माँ से दूर नहीं कर सकती। मैं अनिल के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी। सीमा दीदी के लिए यह सब सुनना बहुत चौंकाने वाला था। मेरी जैसी चंचल और जिद्दी लड़की के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर वह अवाक रह गई। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मैं भी उन्हें दिलासा देती रही कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी। कुछ देर बाद दीदी मेरे घर से चली गई, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि वहाँ कोई और भी मौजूद था जो मेरी और सीमा दीदी की सारी बातें सुन रहा था। सीमा दीदी के जाने के बाद मैं अपने कामों में लग गई। रात काफ़ी देर से अनिल घर आया। उसे देखकर मैं चौंक गई। उसकी आंखें लाल हो रही थी और उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। ना जाने क्यों मुझे अनिल से बहुत डर लगने लगा। मुझे लगा कि वह मुझ पर गुस्सा निकालेगा, शायद मारेगा भी। लेकिन मेरी सोच के उलट वह आज बिल्कुल भी मुझ पर नहीं गरजा। वह बहुत शांत था। अनिल की यह शांति मुझे और ज़्यादा परेशान कर रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि वह अचानक इतना बदल कैसे गया। मैंने उसकी चुप्पी को नज़रअंदाज किया और अपने कामों में लग गई। रात के समय जब मैं अपने कमरे में आई तो देखा अनिल अभी तक जागा हुआ था। उसे इस तरह जागते देखकर मुझे समझ आ गया कि वह किस लिए जाग रहा है। मैं उसके पास जाकर लेट गई, लेकिन आज पहली बार उसने नरमी से मेरा हाथ थाम लिया। यह देखकर मैं हैरान रह गई। अनिल और यह नरमी, ये वही आदमी था जो हर वक्त मुझे नीचा दिखाने और मुझ पर जुल्म करने में खुशी महसूस करता था। फिर आज उसे क्या हो गया था। मेरी हैरानी कम नहीं हुई थी कि तभी वह बोल पड़ा, काजल मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी दीदी के साथ बहुत गलत किया है। तुमसे शादी करके मैंने तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन ली। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं ना तो तुम्हारी दीदी को खुश रख सका और ना ही तुम्हें। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। तुम मुझसे अलग होकर अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकती हो। अनिल की ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं उससे अलग होना चाहती थी, लेकिन अब सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ दो और जिंदगियां मुझसे जुड़ चुकी थी। मैं जानती थी कि अगर मैं चली गई तो इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैंने अनिल को साफ इनकार कर दिया और कहा, नहीं, अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं अपनी दीदी के बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। हाँ, अगर तुम थोड़ा बदल जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी बात सुनकर अनिल हैरान रह गया, साथ ही खुश भी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी खातिर खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा काजल। और फिर अनिल ने अपने कहे को सच कर दिखाया। वह पूरी तरह बदल चुका था। अब उसका व्यवहार बच्चों के साथ भी अच्छा हो गया था। बच्चे भी उसे अपना पिता मानने लगे थे। फिर मैंने अनिल से कहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। अनिल खुद बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह चाहता था कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं और कोई अच्छा मुकाम हासिल करूं। हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे थे। अनिल की दुआओं और अपनी मेहनत से मैं भी अपनी दीदी की तरह एक टीचर बन गई थी। अब मेरी भी एक पहचान थी। लोग मुझे भी इज्जत भरी नज़रों से देखने लगे थे। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया था कि कुछ लोग और कुछ घटनाएं हमारी ज़िंदगी में हमें एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए आती हैं। जैसे अनिल, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक बनकर आया था। लेकिन मैंने अपनी समझदारी और धैर्य से अनिल को ही बदल दिया था। कभी कभी हमें जल्दबाजी से नहीं, बल्कि धैर्य से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।